बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। बुक फर्स्ट ईयर बुक 1 लेसन नंबर 2 क्लियरिंग इन द स्काई हम पढ़ रहे हैं। लेकिन पढ़ने से पहले हम वही अपना टेस्ट चेक करते हैं। टेस्ट नंबर 6 इस पर लिखा हुआ था टू बी डिस्कस्ड विद लेक्चर नंबर 10। तो पहले MCQs। हाउ मेनी डॉक्टर्स हैड जेस फादर विजिटेड? तो आंसर चार्ली, सी, 8 डॉक्टर्स। नंबर 2 पे आ जाए। हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड द ओल्ड मैन हैव? बाबा जी के बच्चे कितने थे? फिर चार्ली, सी और 5। व्हाट वाज द टेम्परेचर इन द शेड? साए में दर्जा हरारत क्या था? फिर चार्ली और 97। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द वेदर व्हेन जेस वेंट विद हिज फादर? तो मौसम कैसा था? बीटा और हॉट, बीटा और हॉट। हाउ मेनी ईयर्स डिड द ओल्ड मैन स्पेंड टू इम्प्रूव दीज वॉर्न आउट एकर्स? बाबा जी ने कितने साल सर्फ किए इस ज़मीन को बेहतर बनाने में? फिर चार्ली और 30 ईयर्स। सिनोनिम पे आ जाएं। नंबर 6 पे कर्टली, तकरीबन गैर शाइस्ता। तो यहाँ क्या होगा? इम्पोलाइटली, बीटा। फेंस, बाड़, जंगला, वो जो फसल के इर्द गिर्द बना ली जाती है, तो यहाँ बीटा और बैरियर। स्ट्रे, आवारागर्द। यहाँ इन ऑप्शंस में से बच्चों कोई भी नहीं है। ऑल द 4 आर इनकरेक्ट। तो यहाँ क्या होगा? लॉस्ट, LOST। अपना सही कर लें, भूले भटके। ब्रेस, सहारा देना, तो इसका है डेल्टा, सपोर्ट। स्टीप, तकरीबन अमूदी। मैंने इसकी बड़ी वजाहत की थी कि स्लोप कहते हैं जैसे नहर के पुल की तरह होता है, और स्टीप जैसे 80-85 डिग्रीज हो, तकरीबन सीधा हो, तो इसका बीटा और शेयर। सैपलिंग, छोटा सा जो नन्हा सा पौधा होता है उसको सैपलिंग कहते हैं, पनीरी। यंग प्लांट, यहाँ बीटा और प्लांटलेट। लेट किसी के साथ भी लग जाए तो इसम तस्गीर हो जाता है, जैसे बुक से बुकलेट, रिवर से रिवुलेट, तो ये छोटा। रगेड, रगेड पढ़ना है। खुरदरा, और इसका यहाँ जो नियरेस्ट है वो रॉकी है। वैसे होता है अनइवन, ऊंचा नीचा, ऊंची नीची सतह वाला, तो यहाँ आप रॉकी कर सकते हैं जो नियरेस्ट है। फॉन्डलिंग, प्यार से छेड़छाड़ करना, तो इसमें है केयरसिंग, चार्ली और सी। केयरसिंग, चार्ली और सी, प्यार करना। ब्लफ का माना धोखा देना भी होता है, लेकिन यहाँ कॉन्टेक्स्ट में इसका माना सीधी चट्टान है, और वो बीटा है क्लिफ। बो पढ़ना है बच्चों, तब भी बताया था कहीं बफ ना पढ़ लेना है। बो ब्रांच को कहते हैं, टहनी को कहते हैं, तो यहाँ सी, चार्ली और ब्रांच। तो आगे है प्रोटेस्ट, ये टी इसका मिस हो गया, असल लफ्ज़ था PROTEST, तो इसका बीटा है। और अपोज, ठीक हो गया। तो इसको आपने अपने नंबर वगैरह लगा लिया करें, और फिर रोज़ाना चेक ज़रूर करें, आपकी असेसमेंट हो जाएगी कि आप कितने पानी में हैं। अब हम बच्चों सबक आगे पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 11 और 12 पे सफ़र जारी था, अपवर्ड जर्नी था। एक फ्लैट से दूसरी सीधी चट्टान पे चढ़े हैं, और वो जो ऊपर जाके क्लियरिंग इन द स्काई है वहाँ पहुँच चुके हुए हैं। पेज 13 और 14 वहीं बैठे बैठे हैं ज़्यादातर। 14 के एंड पे वापसी सफ़र भी है, लेकिन ये ज़्यादातर वहाँ कुछ अरसा मुड पर बैठकर, कुछ चोटी पे जाके, कुछ थोड़ा सा ठहरते हुए, वापसी पे आते हुए यादें हैं। तो हम पेज 14 पे पढ़ रहे हैं, लेकिन 13 की आखिरी लाइन को गुज़श्ता से व्यवस्था करने के लिए मैं एक बार फिर पढ़ रहा हूँ। He pointed down from the upper rim of the clearing। अब्बा जी ने साफ किए हुए टुकड़े के, ज़मीन के टुकड़े के ऊपर वाले किनारे से इशारा किया। टूवर्ड द डीप वैली बिलो, नीचे गहरी वादी की जानिब। यहाँ बहुत सारी उसकी हसीन यादें वाबस्ता हैं, जवानी की यादें।
तो उन मेमोरीज़ को वो दोबारा से रिवाइव कर रहा है, रीलिव कर रहा है। तो वो कहता है, योर मदर एंड आई व्हेन शी वाज 19 एंड आई वाज 22 क्लियर्ड दिस माउंटेन स्लोप टुगेदर। तुम्हारी माँ ने और मैंने, जब उसकी उम्र 19 साल की थी और मेरी 22 साल की थी, हम दोनों ने मिलकर इस पहाड़ी चट्टान ढलवान को साफ किया था। वी रेज्ड कॉर्न, बीन्स एंड पम्पकिन्स हियर। हमने यहाँ अनाज पैदा किया, फलियाँ पैदा की, कद्दू, पेठे कद्दू पैदा किए थे। उसने अपनी बात जारी रखी। हिज वॉइस राइजिंग विद एक्साइटमेंट। उसकी आवाज़ जोश से बुलंद होती जा रही थी। एक्साइटमेंट, थ्रिल, ज़ील, जेस्ट। ही टॉक्ड विद हिज हैंड्स टू। यूं लग रहा था जैसे अपने हाथों से भी बातें कर रहा हो। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। अब आगे, दोज वर द डेज, ये थे असली दिन। दिस वॉज़न्ट द लैंड वन हैड टू बिल्ड अप। ये ऐसी ज़मीन नहीं थी जिसकी इंसान को तैयारी करना पड़े। बिल्डअप बेटे मैं वजाहत करना चाहूँगा, फसल काश्त करने से पहले कई दिनों तक उसकी तैयारी करना पड़ती है। उसमें हल चलाया जाता है, सुहागा चलाया जाता है, बाज़ का DAP खाद वगैरह डाली जाती है। तो इस तैयारी को बिल्डअप करना कहते हैं। तो ये ज़मीन ऐसी ज़मीन नहीं थी जिसकी इंसान को तैयारी करना पड़े। इट वॉज़ ऑलरेडी हियर एज गॉड हैड मेड इट। ये पहले से ही यहाँ वैसे थी जैसी अल्लाह ताला ने इसको बनाया था। एंड वी हैड टू डू वाज, और हमें तो बस सिर्फ इतना कुछ करना था। क्या करना था? टू क्लियर द ट्रीज एंड बर्न द बुश, कि यहाँ से दरख्तों को साफ करना था और झाड़ियों को जलाना था। आई प्लोड दिस माउंटेन विद कैटल। फिर प्लो पढ़ना है। मैंने इस पहाड़ पर मवेशियों के साथ हल चलाया। द फर्स्ट टाइम इट वॉज एवर प्लोड। पहली मर्तबा जब कभी इसमें हल चला हो, यानी जब से ये पहाड़ बने हैं, तो सबसे पहले मैंने आकर इस ज़मीन को हमवार किया, काबिल काश्त किया। पहली बार मैंने यहाँ हल चलाया। एंड वी रेज्ड मोर देन अ बैरल ऑफ कॉर्न टू द शॉक। तो स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस इंतहाई तवज्जो से पढ़ें। मुश्किल तरीन जुमला है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसके तरह तरह से तर्जमे किए हुए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वाज़े करूँ बैरल का क्या माना। सबसे पहले तो बैरल पीपा, टीन, कनस्तर, बंदूक की नाली को कहते हैं। यहाँ एक वज़न का पैमाना है, तो 196 पाउंड का पैमाना। बैरल, कनस्तर, जिसमें 196 पाउंड अनाज आ जाता है। टू द शॉक। अब शॉक का माना सदमा, धचका। अक्सर हेल्प बुक्स वालों ने ये किया हुआ है, तो ये बड़ी बुरी तरह से गलत है। अच्छी तरह से नोट कर लें। डिक्शनरी देखेंगे तो एंड पे जाके अच्छी डिक्शनरी आपको मिलेगा कि ग्रुप ऑफ शीव्स, SHEAVES, ये शीफ की जमा है। SHEF, शीफ का माना बंडल, खासकर अनाज का बंडल, तो उसकी जमा शीव्स। तो ये शॉक क्या हुआ? अ ग्रुप ऑफ शीव्स, बंडलों का एक ग्रुप। तो मैं आपको अच्छी तरह समझाऊं, कुछ खेती बाड़ी करने वाले ज़िम्मेदारों के बच्चों को बहुत अच्छी तरह आइडिया होगा कि जैसे तिल की फसल है, तो इसके छोटे छोटे पूले बंडल बनाकर उनके सिट्टे ऊपर को करके धूप में खड़े कर दिए जाते हैं, एक दूसरे की टेक लगा के। 8-10 इस तरह की छोटी छोटी पूलियों को एक गुच्छा सा बना के चारों तरफ गोल दायरे की सूरत में, मखरूती सूरत में खड़ा कर दिया जाता है। क्यों भला? इसलिए कि उनके सिट्टे अच्छी तरह सूख जाएं, फिर उनकी थ्रेशिंग करना बड़ा आसान रह जाती है। तो इसको शॉक कहते हैं। तो ये अमेरिका में ये 12 पूलियों का, यानी 12 शीव्स का एक गुच्छा होता था, एक ढेर होता था 12 पूलियों का, उसको शॉक कहते थे। अब टू द शॉक का माना हो गया फी शॉक में से 12 पूलियों के एक ढेर में से हमने पैदा किया। अब ज़रा पीछे को लौटें। वी रेज्ड, ये शेखी बिगाड़ रहे हैं अब्बा जी, कि हमने मैक्सिमम यहाँ से प्रोडक्ट ली थी, यील्ड ली थी, फसल ली थी, ये हमारा ही कमाल था। वी रेज्ड मोर देन अ बैरल, तो हमने एक बैरल से ज़्यादा अनाज हासिल किया। 196 पाउंड वाले कनस्तर से ज़्यादा अनाज हासिल किया। टू द शॉक,
फी शौक में से 12 पूलियों के एक बंडल में से। उम्मीद है बच्चों आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ये ऐसे ही है जैसे कि कोई कहे कि पहले मेरे आने से पहले तो यहाँ फी एकड़ 5 मन गंदम पैदा होती थी, मैंने यहाँ से 35 मन गंदम ली, तो ये मेरी मेहनत का नतीजा था। तो हमने फी शौक ये ब्रैकेट में लिख देना ना कि 12 पूलियों का एक गप्फा, 12 पूलियों का एक ढेर, तो हमने उसमें से एक कनस्तर यानी 196 पाउंड से ज़्यादा अनाज हासिल किया था। दैट इज़ वाई आई कम बैक अप हियर, यही वजह है कि मैं यहाँ वापस आता हूँ। दैट्स वाई आई केम बैक अप हियर, यही वजह है कि मैं यहाँ वापस आया हूँ। आई वेंट बैक टू आवर यूथ, ज़रा गौर कीजिए लफ्ज़ पे, आवर यूथ कहा है अब्बा जी ने कि मैं यहाँ आकर अपनी जवानी में वापस चला गया, और प्लूरल का सीगा याद किया है, यानी तुम्हारी माँ और मैं इकट्ठे थे, तो यहाँ आके मैं जवानी में वापस चला गया हूँ। एंड दिस वॉज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वाज, तो ये वो वाहिद ज़मीन थी जो इस तरह की बाकी रह गई थी, यानी अनकल्टिवेटेड थी, जहाँ सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुँचती थी, जो नेचुरल थी, जहाँ मुझसे पहले किसी ने हल नहीं चलाया था। ये वाहिद वो टुकड़ा था जिसमें से मैं सब्जियां उगाकर उनका नया टेस्ट चख सकता था। एंड जैस ही ब्रैक्ड, और उसने फिर शेखी बिगाड़ते हुए कहा, और जैस रिगार्डलेस ऑफ माई 63 years and 10, रिगार्डलेस इररिस्पेक्टिव ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, से कता नज़र, तो मेरी 70 साल की उम्र के बावजूद आई प्लोड इट, मैंने इस टुकड़े को काश्त किया। प्लोड इट विद द म्यूल, मैंने खच्चर के साथ इसको काश्त किया, यहाँ हल चलाया, एक खच्चर से हल चलाया। यहाँ खच्चर एक हाइब्रिड होता है घोड़े और गधे की। आई हैव विद जस्ट अ लिटिल हेल्प डन ऑल द वर्क, बस सिर्फ थोड़ी सी मदद के साथ मैंने सारा काम खुद किया है। इट इज़ लाइक द लैंड यूर मदर एंड आई यूज टू फार्म हियर, ये उस ज़मीन जैसी ज़मीन है जैसी ज़मीन में तुम्हारी अम्मा और मैं खेती बाड़ी किया करते थे। फार्म यहाँ फार्मिंग करना। व्हेन आई ब्रॉट माई गन टू द फील्ड, जब मैं खेतों में बंदूक भी ले आया करता था। एंड टुक होम अ मेस ऑफ फॉक्स स्क्विरल्स एवरी इवनिंग, और हर शाम यहाँ से शिकार करके गिलहरियों का काफ़ी सारा खाना साथ ले जाते थे, यानी हम काफ़ी क्वांटिटी ऑफ मीट साथ ले जाते थे। मैस खाने को कहते हैं। तो टुक होम अ मैस ऑफ फॉक्स स्क्विरल्स एवरी इवनिंग, हर शाम गिलहरियों का शिकार करके काफ़ी सारा गोश्त हम घर ले जाते थे। हम मुसन्नफ़ वहाँ खड़ा है और देख रहा है चारों तरफ, जैसे आप मीनारे पाकिस्तान पे चढ़ के लाहौर का जायज़ा लें तो कहता है, आई लुक्ड एट द वास्ट माउंटेन स्लोप बिलो वेयर माई मदर एंड फादर हैड फार्म्ड, वहाँ खड़े खड़े मैंने वास्ट वसी ओरीज, मैंने अपने नीचे वसी ओरीज पहाड़ी ढलवान देखी जहाँ मेरे अब्बा और अम्मा ने खेती बाड़ी की थी। एंड आई कुड रिमेंबर, मुझे याद आ सकता था ना, करें तर्जमा, मुझे याद आ रहा था कि ईयर्स लेटर, कि सालों बाद, व्हेन दे फार्म दिस लैंड, जब उन्होंने ये ज़मीन काश्त की थी, तो मुझे उस दौरान के सालों बाद का एक टाइम याद आया। दैट वाज व्हेन आई वाज 6 years old, ये तब की बात है जब मैं 6 साल का था। एंड दे ब्रॉट मी टू द फील्ड टू थिन कॉर्न, और वो मुझे खेतों में ले आया करते थे कि मैं अनाज की छिदराई करूं। थिन भी बच्चों में समझाना चाहूँगा, ये यहाँ वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो समझें ज़रा। वैसे आपके बाल बहुत घने हों तो उनको हम कहते हैं कि ही हैज़ थिक हेयर, थिक बियर्ड, बड़ी घनी गाढ़ी दाढ़ी है तो थिक बियर्ड, और अगर थोड़े से बाल हों तो थिन बियर्ड कहलाएंगे, थिन हेयर कहलाएंगे। क्लास में तादाद किसी रोज़ कम आई हो तो मैं कहूँगा योर अटेंडेंस टुडे इज़ वेरी थिन। टू थिन कारण क्या हुआ, तो समझें, यूं करते हैं खेती बाड़ी करने वाले लोग के खेत में मसलन कपास का ही बहुत सारा बीज डाल दिया, काफ़ी सारे ज़्यादा डाल देते हैं क्योंकि पता नहीं होता है इनमें से कितने % ने उगना है। अब जब वो उग गए तो फिर उनको मखसूस फासला देने के लिए उनमें से
ज़ायदा ज़रूरत पौधे बाहर निकालते जाते हैं, यानी दो पौधों में मुनासिब फासला रखते हैं, जिसको पंजाबी में ना हम कहते हैं विरला विरला कर लेना, तो इसको छिदराई करना कहते हैं, कि पतला करना। तो मुझे भी, बच्चे को भी वालिदैन मेरे यहाँ खेतों में ले आया करते थे ताकि मैं अनाज की छिदराई करूँ। तो बच्चों, आपको ये थिन करना भी समझ आ गया होगा। तो अब अपना भी एक छोटा सा खूबसूरत वाक़या बयान करता है। जैसे आई लॉस्ट माई लिटिल प्लो इन अ फरो। फरो क्या होता है? हल चलने पर जो एक क्यारी सी बन जाती है ना, उसको फरो कहते हैं। ग्रूव, GROOVE, वो क्यारी। चूंकि छोटा सा हल था जो मेरे अब्बा जी ने मुझे बना के दिया हुआ था, तो आई लॉस्ट माई लिटिल प्लो इन अ फरो। हल की एक क्यारी में मेरा वो छोटा सा हल गुम हो गया। एंड आई क्राइड एंड क्राइड, और मैं रोता रहा और रोता रहा। आपको अंदाज़ा तो है कि बच्चे किस तरह से रोते हैं। अनटिल ही मेड मी अनदर प्लो, यहाँ तक कि मेरे अब्बा जी ने मुझे एक और हल बना दिया। बट आई नेवर लव्ड द सेकेंड प्लो एज आई डिड द फर्स्ट वन। लेकिन मुझे कभी भी बाद वाले दूसरे हल से उतना प्यार ना हुआ जितना पहले हल से प्यार होता है। तो ये भी नफ्सियात है बच्चों की। आपको पता होगा, आपके फ़लाँ मेरे पेन की निब बहुत अच्छी है, खा वो क्यों 10 रुपये का क्यों ना हो, सस्ता भी हो, वो बहुत अच्छा लगता है। फ़लाँ वो जो है लूडो खेलने वाला, उससे मैं खेलूँ तो मेरे दाने अच्छे आते हैं। इस तरह से एसोसिएशन सी है। तो वो कहता है कि मुझे मेरा पहले वाला हल बहुत प्यारा था, बाद वाले से मुझे कभी उतना प्यार ना हो सका। अब जैसा अपने तासुरात बयान कर रहा है, नाउ टू लुक एट द माउंटेन स्लोप। अब जब मैं देख रहा था उस पहाड़ी ढलवान को जिसका पिछले पैरे में जिक्र आया है, तो अब इसको देखना। ग्रोन अप विद टॉल ट्रीज, जहाँ बड़े ऊंचे ऊंचे दरख्त उगे हुए थे। पहले जब दरख्त काश किए थे तो छोटे छोटे थे, अब कई सालों में बड़े मोटे और लंबे हो गए। दरख्तों के लिए बच्चों हम आमतौर पे हाई ट्रीज नहीं कहते, टॉल ट्रीज कहते हैं, और पहाड़ों के लिए हाई माउंटेन कहते हैं। तो नाउ टू लुक एट द माउंटेन स्लोप, अब इस पहाड़ी को देखना जिस पर ग्रोन अप विद टॉल ट्रीज, जहाँ बड़े ऊंचे ऊंचे दरख्त उगे हुए थे। मैनी ऑफ देम बिग इनफ, जिनमें से अक्सर इतने बड़े थे, टू हैव सॉड इनटू लंबर एट द मिल। सॉ, खूबसूरत लफ्ज़ सॉ, यहाँ थर्ड फॉर्म है। सा का माना चीरना, सा का माना आरा। तो देख लीजिए, वर्ब भी है सा, और यहाँ थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। हमारे बचपन में एक छोटा सा जुमला बच्चे बोला करते थे, बड़ा मज़ा आता था कि आई सॉ अ सॉ विच कुड नॉट सॉ, यानी मैंने एक आरा देखा जो चीर नहीं सकता था। तो इनमें से दरख्त इतने, बाज़ तो इतने मोटे मोटे और बड़े बड़े हो चुके थे कि उनको चीरा जा सकता था। इनटू लंबर, लंबर को माना टिम्बर, इमारती लकड़ी जिससे शहतीर और बाले वाले बनाए जाएं। एट द मिल, चक्की पर, आरे पर ले जाकर। तो उनमें से बहुत से दरख्त इतने मोटे हो चुके थे कि उनको आरे पर ले जाकर चीर कर इमारती लकड़ी बनाई जा सकती थी। तो इट वॉज हार्ड टू बिलीव, तो अब ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था, दैट माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड दिस माउंटेन स्लोप, कि मेरे अब्बा और अम्मा ने ही ये पहाड़ी ढलवान साफ की थी। एंड हैड फार्म्ड इट फॉर मैनी ईयर, और यहाँ उन्होंने कई साल तक खेती बाड़ी की थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। फॉर मैनी ऑफ द ट्रीज वर 60 फीट टॉल, क्योंकि इनमें से बहुत से दरख्तों 60 फुट ऊंचे हो चुके थे। एंड द वाइड वाइन्स, वाइन बेलें, क्रीपर्स जैसे अंगूर की बेल होती है, CREEPERS, रिंग रिंग के जो चढ़ती हैं, वाइड जंगली। तो इनमें से कुछ तो 60 फुट ऊंचे हो चुके थे। एंड द वाइड वाइन्स हैड मैटेड देयर टॉप्स टुगेदर, और जंगली बेलों ने, खुदरो बेलों ने मैटेड, मैट वैसे चटाई को कहते हैं, तो ऊपर से पत्तों की वो टहनियों को जोड़कर चटाइयों की तरह बुन सा दिया था। तो जंगली बेलों ने उनकी चोटियों को आपस में जोड़ दिया था। एंड जैस ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, अब्बा जी तकरीबन मुझे सरगोशी में कहने लगे, और जैस द डॉक्टर्स टोल्ड मी टू सिट स्टिल, डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि मैं आराम से बैठूं। स्टिल, मोशनलेस, मैं हरकत ना करूं।
सफ़र ना करूं, पहाड़ियाँ ना चढ़ूं। एंड टू टेक लाइफ ईजी, और ज़िंदगी को ईजी लूँ, यानी किसी भी तरह की फ़िक्र फाका से आज़ाद ज़िंदगी गुजारूं। आई कुडंट डू इट, मैं ऐसा नहीं कर सकता था, या मैं ऐसा ना कर सका। अब इससे क्या मुराद है बच्चों, मैं ऐसा नहीं कर सकता था कि मेरी नेचर ही ऐसी थी, मुझसे रहा ही नहीं जाता था काम किए बगैर। काम मेरी खुराक थी, काम ना हो तो मैं जिंदा ही नहीं रहूँगा शायद। तो आई कुडंट डू इट, मुझसे ये ना हो सका। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना था या काम करना पड़ा। आई हैड टू गो बैक, मुझे वापस जाना था। आई हैड टू स्मेल दिस रिच लोम अगेन, मुझे एक बार फिर इस जरखेज भुरभरी मट्टी को सूंघना था। रिच, जरखेज, लोम पिछले सफ़े बहुत तफसील आ चुकी है। ये वैसे तो चिकनी मिट्टी का गारा होता है, लेकिन यहाँ भुरभरी जरखेज मट्टी। दिस लैंड इज़ नॉट लाइक द लैंड आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो अल्फा अल्फा, ये ज़मीन वैसी ज़मीन ना थी जिसमें लूसन उगाने के लिए मुझे उसको तैयार करना पड़ता। दिस इज़ रियल लैंड, ये हकीकी ज़मीन है। इट्स द लैंड दैट गॉड लेफ्ट, ये वैसी ज़मीन है जिसे अल्लाह ने छोड़ा है, यानी नेचुरल है, इस पर इससे पहले किसी ने खेती बाड़ी नहीं की। आई हैड टू कम बैक एंड डिग इन इट, मुझे वापस आना था और इसमें गोडी करना थी, खुदाई करना थी। आई हैड टू स्मेल इट, मुझे इस मट्टी को सूंघना था। सिफ्ट इट थ्रू माई फिंगर्स अगेन, सिफ्ट छानना, टू लेट फॉल, मुझे मट्टी को अपनी उंगलियों में से नीचे गिराना था, मुझे इसमें मज़ा आता था। एंड आई वॉन्टेड टू टेस्ट yams, tomatoes एंड potatoes ग्रोन इन दिस फील्ड, तो मुझे एक बार फिर इस ज़मीन में, इस खेत में उगने वाली सब्जियों को, यानी अरवी को, टमाटोज़ को, टमाटरों को, पोटैटोज़ को यानी आलूओं को फिर से चखना था, मुझे मज़ा आता था इनका जायका लेने में। फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप आई लुक्ड फार इन एवरी डायरेक्शन ओवर द रगेड हिल्स, my father and my mother had cleared and farmed corn, maize and cane. From this mountain top, इस पहाड़ी की चोटी से खड़े खड़े, I looked far, मैं दूर तक देखता रहा। In every direction, हर सिमत में देखता रहा, घूम कर देखता रहा। Over the rugged hills, इन खुरदरी पहाड़ियों के ऊपर से, my father and mother had cleared, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन ना विच लगा लेंगे ना, विच माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड, तो ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस में रिलेटिव प्रोनाउन को निकाला जा सकता है, जैसा कि यहाँ किया गया है, उसको ओमिट किया जा सकता है। तो मैंने इस पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर दूर तक चारों तरफ देखा, उन खुरदरी पहाड़ियों के ऊपर से जिन्हें मेरे वालिद और वालदा ने साफ़ किया था। एंड फार्म्ड कॉर्न, मेज एंड केन, और यहाँ अनाज, मकई, मेज़ मकई, एंड केन बैद, या शायद शुगर केन भी हो सकता है, गन्ना, और यहाँ बैद काश्त किया था। द वन स्लोप दे हैडंट क्लियर्ड, वो जवानी में 50 साल पहले जब उसकी बीवी 19 साल की थी और ख़ुद 22 साल का था, तो उस वक्त एक ढलवान रह गई थी। अब जैसे बता रहा था कि द वन स्लोप दे हैड नॉट क्लियर्ड वाज द वन, एक ढलवान जो उस वक्त वो साफ नहीं कर सके थे, वो थी फ्रॉम विच माई फादर हैड क्लियर्ड दिस लास्ट स्मॉल पैच, जिसमें से मेरे अब्बा ने ये अपनी ज़िंदगी का आखिरी छोटा सा टुकड़ा साफ कर डाला था। आई फॉलोड हिम फ्रॉम हिज क्लियरिंग इन द स्काई, ये टाइटल है आपका स्टोरी का। तो फ्रॉम हिज क्लियरिंग इन द स्काई, आसमान की बुलंदी पर साफ किए गए उसके टुकड़े से अब मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। डाउन अ न्यू पाथ, अब की बार एक नए रास्ते से नीचे हम आ रहे थे। टुवर्ड द डीप वैली बिलो, नीचे गहरी वादी की जानिब। तो मैं अब एक नए रास्ते से नीचे गहरी वादी की जानिब, उसके आसमान की बुलंदी पर साफ किए हुए कतः अराज़ी से नीचे उसके पीछे पीछे आ रहा था। बट वाई डिड यू हैव सो मैनी पाथ्स कमिंग फ्राम द फ्लैट अप द स्टीप सेकंड ब्लफ, ये वो पिछले सफ़ा नंबर
12 के शुरू में सवाल किया था, तो उसका जवाब फिर आ रहा है। बट वाई डू यू हैव सो मैनी पाथ्स? अब्बा जी इतने सारे रास्ते क्यों आपने बना रखे हैं? कमिंग फ्राम द फ्लैट, जो चपटी ज़मीन से ऊपर को आते हैं, अप द स्टीप सेकंड ब्लफ, इस सीधी उमूदी दूसरी चट्टान पर आते हैं, तो ये इतने सारे रास्ते क्यों हैं? तो अब्बा जी उस चपटी ज़मीन से ऊपर इस सीधी उमूदी चट्टान पर आने वाले इतने सारे रास्ते क्यों हैं यहाँ? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सिंस ही हैड प्रॉमिस्ड दैट ही वुड एक्सप्लेन दिस टू मी लेटर। सिंस का यहाँ माना चूंकि, चूंकि अब्बा जी ने वादा किया था दैट ही वुड एक्सप्लेन दिस टू मी लेटर, कि वो बाद में मुझे इसका जवाब देंगे। तो इसका जवाब अब्बा जी अब दे रहे हैं। ओह यस ही सेड, अच्छा वो, अब्बा जी बोले। हुआ क्या था? जवाब आ रहा है। अर्ली लास्ट स्प्रिंग, पिछले मौसम बहार के आगाज़ में, शुरू के अयाम में, आई कुडंट क्लाइम स्ट्रेट अप द स्टीप पाथ, मेरी सेहत इतनी गिर गई थी, इतना कमज़ोर हो गया था, स्ट्रेट सीधा, स्टीप उमूदी, कि मैं सीधा उमूदी चट्टान पर नहीं चढ़ सकता था, कमज़ोर था, नहीफ था। दैट वॉज व्हेन द डॉक्टर डिडंट गिव मी अ वीक टू लिव, ये तब की बात है जब डॉक्टर साहब ने मुझे ज़िंदा रहने के लिए एक हफ्ता भी नहीं दिया था। उन्होंने कहा था बस इस हफ्ते में तुम अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। लेकिन अब्बा जी बाज कहाँ आने वाले हैं? तो बता रहे हैं, आई मेड अ लॉन्गर ईजियर पाथ, तब मैंने एक निस्बतन लंबा और आसान रास्ता बनाया। सो आई वुडंट हैव टू डू सो मच क्लाइंबिंग, ताकि मुझे इतनी ज़्यादा चढ़ाई ना चढ़नी पड़े। देन एज आई गॉट बेटर, फिर जूं मैं बेहतर होता चला गया, ही एक्सप्लेन्ड, अब्बा जी ने वजाहत की, आई मेड अनदर पाथ, मैंने एक और रास्ता बना लिया। दैट वॉज अ लिटिल स्टीपर, जो इतना आसान नहीं था, पिछले रास्ते से थोड़ा सा सीधा था, उमूदी था। एंड एज आई कंटिन्यू टू गेट बेटर, और जूं मैंने बेहतर होना जारी रखा, जूं मैं बेहतर होता चला गया, आई मेड स्टीपर पाथ्स, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीधे यानी उमूदी मुश्किल रास्ते बनाता चला गया। दैट वॉज वन वे ऑफ नोइंग, ये जानने का भी एक तरीका था, आई वॉज गेटिंग बेटर ऑल द टाइम, कि मैं मुसलसल बेहतर हो रहा था। ये वजह थी इतने सारे रास्ते बनाने की। आई फॉलोड हिम, मुसन्नफ़ कह रहा है, आई फॉलोड हिम डाउन द पाथ, अब मैं उस रास्ते पर अब्बा जी के पीछे पीछे नीचे को आ रहा था। दैट वाउंड दिस वे एंड दैट, दैट वाउंड दिस वे एंड दैट वे मुराद है। अब यहाँ वाउंड पढ़ना है। अगर वाउंड हो तो बल खाते हुए जाना, ज़िग ज़ैग वे में जाना, और अगर इसी को वूंड पढ़ेंगे तो फिर बच्चों माना ज़ख्म हो जाएगा। तो मैं अब उस रास्ते पर अब्बा जी के पीछे पीछे नीचे को आ रहा था, जो बल खाता हुआ इधर उधर जाता था, कभी दिस वे जाता, कभी दैट वे जाता, कभी वो बल खाते हुए इधर को चला जाता, कभी उधर को चला जाता। 3 times द लेंथ ऑफ द पाथ वी हैड क्लाइम्ड, 3 times 3 गुना, लेंथ लंबाई, तो ये उस रास्ते से 3 गुना लंबाई में ज़्यादा था। वी हैड क्लाइम्ड, जो हम चढ़कर ऊपर आए थे। तो बच्चों आपने उसका बाबा जी का अज़्म देखा, डिटर्मिनेशन देखा, और उसने ये साबित किया है कि जिस्मानी वर्जिश इंसान को ज़िंदा रखती है, सेहतमंद रखती है, तवाना रखती है। डॉक्टरों ने लाख कहा लेकिन उसने किसी की नहीं मानी, क्योंकि उसको अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस था और वो डिटर्मिन्ड भी था। तो अपने अज़्म की बदौलत के मरना तो है, तो चलो कुछ ना कुछ काम करते हुए बंदा मरे, इस तरह सुस्ती में मरने से क्या फ़ायदा। तो उसने हिम्मत नहीं हारी, और वो अब आज भी ज़िंदा है, मेहनत किए जा रहा है, और उसको फ़ख्र भी है अपनी मेहनत पर। तो बच्चों आज का आपका ये खूबसूरत सा सबक ख़त्म हुआ। हम इंशाअल्लाह कल इसकी एक्सरसाइज करेंगे और आप अपना अगला टेस्ट भी तैयार करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।